हेलो फ्रेंड, स्टडी स्पार्क में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। इसका सब्जेक्ट हम स्टार्ट करे जा रहे हैं सर्वेइंग इंजीनियरिंग। ठीक है, सर्वेइंग इंजीनियरिंग। तो सर्वेइंग इंजीनियरिंग देखिए इस शॉर्ट नोट्स में रहुआ, जिससे हम क्या करेंगे थ्योरी और फार्मूला को कवर करेंगे। जैसे ही मेरा एक थ्योरी और फार्मूला कवर हो जाएगा तो देखिए एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर बुक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर बुक है, इससे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए यहाँ से जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो देखिए इसमें बहुत सा क्वेश्चन दिया गया है जो कि चैप्टर वाइज है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए पहले हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम कौन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, सर्वेइंग इंजीनियरिंग। तो देखिए बोल रहा है शेप ऑफ अर्थ, जो अर्थ का शेप है हम लोग कैसा कंसीडर करके चलते हैं, तो ऑवलेट स्फेरिकल। ठीक है, अब देखिए दो एक्सिस, तो कोई भी बनेगा तो वो एक्स एक्सिस हम लोग पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो उसी तरह से इसको बांटा गया, एक बोलते हैं पोलर एक्सिस और दूसरा इक्वेटोरियल एक्सिस। तो पोलर एक्सिस का जो लंबाई है ना कितना होता है 12,713.8 किलोमीटर, और इक्वेटोरियल एक्सिस का जो लेंथ होता है 12,756.75 किलोमीटर। और जब दोनों का डिफरेंट देखिएगा तो कितना होता है 42.95 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज प्रिपरेशन ऑफ मैप और प्लान। कहने का मतलब जो सर्वे करते हैं, जो मेरा मेन उद्देश्य है ना मैप बनाना और प्लान बनाना। अब आप बोलिएगा कि सर मैप और प्लान में क्या अंतर है, तो देखिए आगे इसके बारे में बात करेंगे। हम लोग स्केल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर जनरली बात किया जाए ना तो जो देखिए कम एरिया रहेगा ना और हम बनाएंगे तो उसको बोलेंगे कि मैप, और ज़्यादा एरिया रहेगा और बनाएंगे ना तो कहेंगे उसको प्लान। ज़्यादा एरिया रहेगा और बनाएंगे तो उसको कहेंगे प्लान। जैसे देखिए आप लोग घर के बनाते होंगे तो कहते हैं कि घर का मैप, घर का मैप प्लान बनाते हैं। और देखिए इंडिया का मैप माने बहुत ज़्यादा एरिया है तो उसका हम लोग मैप कहते हैं। ठीक है, हम देखिए प्राइमरी क्लासिफिकेशन सर्वे को हम लोग अगर प्राइमरी बात किया जाए तो दो भाग में बांटे हैं। एक होता है पहला प्लेन सर्वे और दूसरा होता है जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में मेन सरफेस ऑफ द अर्थ इज कंसीडर प्लेन। देखिए जो अर्थ देखिए मेरा अर्थ कैसे है जी, तो ऑब्लिट स्फेरिकल, जैसे कहने का मतलब ठेठ जनरली भाषा में देखा जाए तो आलू की तरह है सर। तो देखिए अगर हम देखिए सर्वे को तो दो भाग में बांटे, एक प्लेन सर्वे और दूसरा जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे में जो हम लोग अर्थ को जो कंसीडर करके चलेंगे ना, ये हम लोग देखिए ऐसा कर्व कंसीडर ना करके चलेंगे, हम लोग मानेंगे कि एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन है, प्लेन है। और जियोडेटिक सर्वे में जो एक्चुअल जो अर्थ का जो सरफेस है कर्व, देखिए जियोडेटिक सर्वे में क्या होगा एक्चुअल सरफेस है ना जो हम कंसीडर करके चलेंगे। देखिए यूज फॉर अ स्मॉल एरिया, देखिए 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम एरिया में हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि प्लेन सर्वे है। और देखिए 250 किलोमीटर से ज़्यादा, देखिए इसमें दो डाटा होता है 195.5 और 250 किलोमीटर, आप दोनों याद रखिएगा। 250 किलोमीटर से अगर ज़्यादा एरिया में सर्वे कर रहे हैं तो हम कहेंगे जियोडेटिक सर्वे। देखिए अब बोल रहा है ना लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इज लाइन। देखिए प्लेन सर्वे में, अच्छा बताइए कि प्लेन सर्वे करेंगे तो यहाँ से दो गो लाइन ज्वाइन करेंगे तो एकदम सीधा लाइन की तरह आएगा कि नहीं आएगा जी, तो हाँ सर। देखिए इट इज आर्क। अब देखिए अगर देखिए पूरा अगर अर्थ का सर्वे, देखिए यहाँ से आपको ऐसे दिखाते हैं, बहुत विजुअल दिखेगा। देखिए ऐसे कंसीडर करते हैं जब सॉरी देखिए यहाँ से अगर हम प्लम्ब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कैसा बनता है, तो सर आर्क कंसीडर होता है। तो इसीलिए देखिए यहाँ बोल रहा है ना, यहाँ बोल रहा है ना लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट इज लाइन और इट इज ए आर्क, इसमें आर्क बनता है। अब देखिए इट इज लेस एक्यूरेट। अब बताइए अर्थ का है जो अर्थ का कर्वेचर को आप कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो वो एक्यूरेट होगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए जो प्लेन सर्वे होता है वो जो लेस एक्यूरेट होता है और जियोडेटिक सर्वे होता है जो मोर एक्यूरेट होता है, क्योंकि देखिए जैसा अर्थ का जो सरफेस है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए प्लेन सर्वे का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो यूज इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट फॉर लार्ज स्केल लाइक ब्रिज और डैम।
देखिए जो प्लेन सर्वे का जो हम लोग यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में करते हैं। इसका एग्जांपल अगर दिया जाए तो जैसे हमको ब्रिज बनाना है या कोई डैम बनाना है या कोई बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। और देखिए जियोडेटिक सर्वे का यूज कहाँ करते हैं, तो इट इज यूज फॉर इस्टेब्लिश कंट्रोल पॉइंट फॉर प्लेन सर्वे। जैसे देखिए हमको प्लेन सर्वे के कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश करना है, तो प्लेन सर्वे के कंट्रोल पॉइंट इस्टेब्लिश करने का मतलब हमको बहुत बड़ा एरिया को कवर करना है। देखिए ऑल प्लेन लाइन और रेडियल, देखिए अब अगर अर्थ के कर्वेचर को आप कंसीडर कर रहे हैं, आप प्लाम अगर लटकाइएगा तो सब सेंटर पर ना आके मिलेगा जी, तो सेंटर पर आके मिलेगा तो हम इसको रेडियस कहते हैं, तो प्लाम लाइन क्या होगा, रेडियल होगा, ठीक है। देखिए अब देखिए फॉर एनी ट्रायंगल विथ एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वुड बी जस्ट 1 सेकेंड एक्स्ट्रा इन जियोडेटिक सर्वे। अब देखिए आप 195 किलोमीटर तक अगर आप सर्वे कर रहे हैं ना, जैसे देखिए मान के चलिए कि आप यहाँ से यहाँ तक सर्वे किए, क्योंकि एरिया हो गया 195 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर 195 किलोमीटर हो गया स्क्वायर, तो ये जो एंगल बनेगा ना, तो प्लेन सर्वे में जो देखिए इस फिगर को अगर हम यहाँ लाते हैं तो देखिए प्लेन सर्वे में जो एंगल बनेगा, तो एक के नाम दिया अल्फा, बीटा और गामा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180 डिग्री। ये किस में होगा, तो सर प्लेन सर्वे में होगा, ठीक है, प्लेन सर्वे में होगा। आज देखिए अब बात करते हैं जियोडेटिक सर्वे में। तो जियोडेटिक सर्वे का मतलब है ना कि सर हम अर्थ के जो कर्वेचर है ना उसको हम कंसीडर कर रहे हैं। देखिए कर्वेचर को कंसीडर करने की वजह से ऐसा कुछ फिगर बनेगा, और ऐसा फिगर बनेगा तो देखिए इसको अल्फा बीटा और गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे ना तो 180 डिग्री होगा और 1 सेकंड होगा। कहने का मतलब है ना कि जब हम 195 किलोमीटर एरिया का सर्वे करते हैं तो प्लेन सर्वे करते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर अर्थ का कर्वेचर कंसीडर करके जियोडेटिक सर्वे करते हैं तो 180 डिग्री और कितना, 1 सेकंड का कोण बनता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए क्या बोल रहा है, फॉर एनी लाइन ऑफ लेंथ 12 किलोमीटर जस्ट 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा इन जियोडेटिक सर्वे। अभी तो आपको जो हम बताएं एंगल के बारे में बताएं कि 195 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में सर्वे करेंगे तो प्लेन सर्वे में 180 डिग्री का एंगल कोण बनेगा, और जियोडेटिक सर्वे में 180 डिग्री 1 सेकंड का कोण बनेगा। क्यों बनता है, क्योंकि सर जियोडेटिक में अर्थ के कर्वेचर को हम कंसीडर करते हैं और प्लेन सर्वे में अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं। अब जब देखिए अब हम बात करते हैं लेंथ के, तो जैसे हम 12 किलोमीटर के हम लंबाई की बात करते हैं कि ये लंबाई जो लाइन खींचे वो 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर तो प्लेन सर्वे में तो ये 12 किलोमीटर हो गया सर। और जब इसी जो अगर हम जियोडेटिक सर्वे में बात करें तो थोड़ा सा सर ऐसे कर्व होगा, और थोड़ा सा कर्व देखिए कोई चीज़ भी कर्व होगा तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा, तो कर्व होगा तो कितना होगा, तो सर 12 किलोमीटर तो होगा ही, और 1 सेंटीमीटर मेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम 12 किलोमीटर का सर्वे करते हैं तो प्लेन सर्वे में अगर 12 किलोमीटर हो रहा है तो अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर करने की वजह से जियोडेटिक सर्वे में 12 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। देखिए अब टाइप्स ऑफ स्केल। अब देखिए कोई ऐसा तो थोड़ी है ना जी कि आपका ग्राउंड 12 किलोमीटर है तो सर्वे कर रहे हैं तो आपके पास जो पेपर होगा वो 12 किलोमीटर का होगा। पेपर का साइज तो लिमिटेड होता है ना, तो इसके लिए हम लोग स्केल यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्लेन स्केल। प्लेन स्केल क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू मेजर 2 डायमेंशनल ओनली सच हैज यूनिट और टेंथ। एग्जाम्पल देखिए प्लेन सर्वे में क्या होता है ना, ओनली हम 2 डायमेंशन तक मान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं हम सेंटीमीटर मान लिए और एक वैल्यू आया जो हम लोग मिलीमीटर में मान लिए। 3 डायमेंशन में नहीं मान सकते, ओनली हम लोग 2 डायमेंशन मानेंगे, ठीक है। या देखिए मीटर मान लिए, 1 यूनिट अगर मीटर आया तो उससे छोटा अगर हम ले जाएंगे तो कितना ले सकते हैं, डेसीमीटर ले सकते हैं, ठीक है। इससे हम छोटा नहीं ले सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम प्लेन स्केल यूज करेंगे ना सर तो उसमें हमको 2 डायमेंशन दिखाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आता है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल क्या होता है, इट इज ए पॉसिबल टू शो यूनिट, टेंथ और 100 देयर इज 3 और सक्सेसिव 3 डायमेंशन। कहने का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि 3 डायमेंशन दिखाए तो हम लोग उस जगह पर यूज करेंगे डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि डायगोनल स्केल जो हम लोग यूज करते हैं सर्वे में वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो आप कहिएगा सर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल पर ही वर्क करता है, ठीक है।
अब देखिए अब दूसरा अगला तीसरा टाइप का स्केल होता है वर्नियर स्केल। अब वर्नियर स्केल को हम लोग 3 पार्ट में या बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट वर्नियर। डायरेक्ट वर्नियर क्या होता है? कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। कहने का मतलब है ना सर, देखिए यहाँ पर एगो मेन स्केल लगा दिए और यहाँ पर वर्नियर स्केल लगा दिए। दोनों का जो डायरेक्शन होगा ना, जैसे देखिए यहाँ अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो यहाँ 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी सर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। पहली बात तो ये हो गया क्वेश्चन से। उसके बाद कह रहा है ना, इन दिस एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कहने का मतलब कि एन डिवीजन जो वर्नियर स्केल का होगा ना, n-1 डिवीजन अगर मेन स्केल के करेंगे ना तब बराबर होगा। समझिए बात को पहले कि एन डिवीजन वर्नियर स्केल बराबर क्या होता है? n-1 डिवीजन मेन स्केल। अब ये थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाइएगा, तो इसमें डिवीजन ज़्यादा किस में होगा? मेन स्केल में होना चाहिए, वर्नियर स्केल में होना चाहिए। तो आप कहिएगा सर मेन स्केल में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर मेन स्केल में एक घटा भी देते हैं ना, तब जा कर के वर्नियर स्केल में जितना है उतना बराबर होता है। जैसे देखिए आपको हम 2 स्केल बनाए, ठीक है। मेन स्केल में डिवीजन दिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। और जब वर्नियर स्केल में डिवीजन देने का बात आया तो दिए 1, 2, 3। और हम बोल रहे हैं ना कि मेन स्केल में 4 डिवीजन है, वर्नियर स्केल में 3 डिवीजन बराबर है। तो अब बराबर कैसे होगा? तो पहला 3 है तो 3 लिख दिए। अब देखिए वर्नियर के 3 है तो 3 भी लिख दिए। अब मेन स्केल के 4 है तो 4 भी लिखिएगा, तो 4 तो ये आपस में बराबर नहीं होगा। तो आपको बराबर करने के लिए क्या होगा? मेन स्केल में 1 घटाना होगा, तब भी इंटू n-1 की, यानी n डिवीजन वर्नियर स्केल के n-1 डिवीजन मेन स्केल के। तो डिवीजन किस में ज़्यादा होता है? तो सर डायरेक्ट वर्नियर में मेन स्केल का जो डिवीजन होता है ना ज़्यादा होता है। इसीलिए फार्मूला हम लोग क्या याद करते हैं? n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसको हम कह सकते हैं सर कि जो वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है ना, उससे मेन स्केल का क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो आगे क्या है? रेट्रोग्रेड वर्नियर। रेट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है? वर्नियर स्केल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। कहने का मतलब है ना सर कि मेन स्केल का ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। देखिए अब बात करते हैं, मान कि यहाँ 0 है, ये मेरा मेन स्केल है, ठीक है। तो यहाँ 0 है, 1 है, 2 है। अब देखिए ये वर्नियर की बात करते हैं, तो वर्नियर की बात करते हैं तो यहाँ 0 है, 1 है, 2 है। तो ये बताइए, देखिए मेन स्केल इधर मूव कर रहा है, वर्नियर स्केल इधर मूव कर रहा है। तो समझ जाइए कि दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कैसा वर्नियर होगा? रेट्रोग्रेड वर्नियर होगा। और इसमें जानते हैं क्या होता है सर? इसका फार्मूला होता है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कहने का मतलब है ना कि वर्नियर का एक डिवीजन मेन से ज़्यादा है, तब ना मेन में जोड़े तो दोनों बराबर हो गया जी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वर्नियर स्केल ग्रेटर देन मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होगा ना वो मेन स्केल से क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब देखिए तीसरा जो होता है ना वो क्या होता है? एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है? चलिए इसे रखते हैं। देखिए एक्सटेंडेड वर्नियर क्या होता है? तो बोलिएगा कि एक्सटेंडेड वर्नियर जो होता है ना, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल बराबर 2n-1 डिवीजन होता है मेन स्केल। कहने का मतलब हुआ ना सर कि n डिवीजन अगर हम वर्नियर स्केल के ले रहे हैं ना, तो 2n-1 डिवीजन जो मेन स्केल का होगा ना वो दोनों आपस में बराबर होगा। जैसे देखिए n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल अगर हम 5 डिवीजन लेते हैं, 5 डिवीजन, तो 5 मेन स्केल का कितना डिवीजन बराबर होगा? तो कहिएगा सर वर्नियर n बराबर अगर 5 लेते हैं तो 2 × 5 - 1 गुना क्या हो गया? s। यानी कहने का मतलब है सर कि 5 डिवीजन वर्नियर स्केल, 5 दूनी 10, 1 माइनस, यानी 9 डिवीजन मेन स्केल का क्या होगा? बराबर होगा। 21 केस में होगा तो सर एक्सटेंडेड वर्नियर में होगा। अब देखिए अब चौथा पॉइंट पर बात करते हैं, जो कि होता है मेरा श्रंक स्केल। श्रंक स्केल के देखिए यूज करने का मेन पर्पस क्या है ना, जैसे देखिए आपके पहले, यानी देखिए आपका दादाजी के समय से कोई कागज आपके पास धरा हुआ है। अब देखिए आप सुने होंगे कि कागज क्या करता है? श्रंक हो जाता है। श्रंक कहने का सेंस है ना कि कागज सर छोटा हो जाता है।
अब देखिए आपके दादा के समय माना गया था कि 10 सेंटीमीटर जो ज़मीन पर जो कागज़ पर है ना, वो मेरा सपोज 1 किलोमीटर के डिनोट करेगा, ठीक है। अब बात के ऊपर देखिए, अब ये तो स्केल जो तो श्रंक कर गया जी। अब स्केल बता रहा है कि 9 सेंटीमीटर होगा जो 1 किलोमीटर होगा। तो आप बताइए 9 सेंटीमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर लीजिएगा, तो अपना जो कागज़ है उसके हिसाब से नापिएगा तो ज़मीन आप दूसरा कोई के नाप लीजिएगा, क्योंकि आपका कागज़ श्रंक कर गया है, अब तो विवाद हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं श्रंक स्केल। श्रंक स्केल क्या होता है अब इसके बारे में समझिए। श्रंक स्केल होता है देखिए श्रंक स्केल की बात करते हैं तो ओरिजिनल स्केल और गुना श्रंक फैक्टर। श्रंक फैक्टर के कहने का मतलब है कि मेरा जो स्केल है वो 10 साल 50 साल 100 साल होने पुराना होने की वजह से कागज़ कितना मेरा श्रंक किया, ठीक है। तो श्रंक स्केल क्या होगा, ओरिजिनल स्केल गुना श्रंक फैक्टर। इसी चीज़ को देखिए श्रंक स्केल बराबर क्या होता है, ओरिजिनल स्केल गुना श्रंक फैक्टर। तो श्रंक फैक्टर बराबर हम लिख सकते हैं देखिए श्रंक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। एक बात हमेशा याद रखिए, एक्चुअल हमेशा नीचे रहता है। सॉरी, कोई चीज़ का भी कंपेयर करते हैं तो हम लोग देखते हैं एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। जैसे देखिए आपको एक हम एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल क्या देते हैं, जैसे देखिए आपके पास देखिए आप अगर 20 गो आम खरीद करके लेके आए और 2 आम सड़ा हो गया, तो हम ना लिखते हैं कि 2/20, या आप प्रतिशत में निकालते हैं तो गुना 100 करते हैं, जो कि कहते हैं कि 10% आम मेरा खराब हो गया। यानी एक्चुअल को सर जो रियल में वैल्यू है ना उसको हम नीचे रखते हैं। तो श्रंक फैक्टर क्या होता है, श्रंक फैक्टर श्रंक लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। अब देखिए सब अगर नोट पॉइंट में देखिए, ग्राफिकल स्केल डज नॉट इफेक्ट ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ मैप। देखिए अगर आप ग्राफिकल स्केल का यूज कर रहे हैं ना, अब देखिए आपका दादा के समय के जैसे ज़मीन का कागज़ आपका दादा के समय से रखा हुआ है, अगर उस श्रंक भी कर गया तो आपको उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन क्या होता है, तो सर मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। कहने का मतलब है ना सर कि देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन होता है जो मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। कहने का मतलब कि जितना आपका ग्राउंड है उतना बड़ा तो आपके पास कागज नहीं है, तो आपको लेना पड़ेगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन आपको होता है जब मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस। देखिए अब देखिए जैसे आपको 2 किलोमीटर आपका ग्राउंड डिस्टेंस है, ठीक है। अब ग्राउंड डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। अब मैप में मान लिया आप बना दिए 20 सेंटीमीटर के कागज़ पर उसको बना दिए, तो आप कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर। अब दोनों का क्या करेंगे, हम यूनिट सेम करेंगे। तो देखिए ऊपर है 20 सेंटीमीटर तो 20 रह देंगे, और 2 किलोमीटर को हम लोग पहले मीटर में लाएंगे तो 2 गुना हो जाएगा 1000। लेकिन हमारा तो पेपर में जो यूनिट है सेंटीमीटर में है, तो कागज़ पर भी यूनिट हमको सेंटीमीटर में बनाना होगा, तो करेंगे 100 से गुना हो गया सेंटीमीटर में। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यानी कह सकते हैं सर कि 1 यूनिट बराबर होगा कितना, मेरा 10 पे पावर 5। यानी जो 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर जो मेरा हमारा अथी पर दिखाएगा ना सर मैप पर, वो 10 पे पावर 5 सेंटीमीटर ग्राउंड होगा, ठीक है। ये जो स्केल हम लोग ऐसा यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। माने हम किस फ्रिक्शन में अपना जो ज़मीन है कागज़ पर रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। अब देखिए अब बात करते हैं श्रंक रेशियो। श्रंक रेशियो क्या होता है, तो आपको हम पहले बता चुके हैं कि ओरिजिनल वैल्यू हमेशा नीचे होता है, जो कि हम लोग मैथ उथ में यूज करते हैं, ठीक है। तो श्रंक रेशियो क्या होता है, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ या श्रंक स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल, ठीक है। अब देखिए करेक्ट डिस्टेंस ऑन मैप। करेक्ट डिस्टेंस ऑन मैप क्या होता है, तो सर मेजर डिस्टेंस ऑफ मैप अपॉन श्रंक फैक्टर। कहने का मतलब है देखिए हमको, अब देखिए जैसे हम सर्वे कहीं करने गए हैं, सर्वे करके चल रहे हैं। अब सर्वे करके चल रहे हैं, बहुत दिन के बाद हमको पता करना है कि करेक्ट डिस्टेंस क्या है उसका। तो करेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, करेक्ट डिस्टेंस, तो आप बोलिएगा सर करेक्ट डिस्टेंस बराबर मेजर डिस्टेंस, माने हम कितना मेजर किए हैं डिस्टेंस। मेजर डिस्टेंस हो गया अपॉन श्रंक फैक्टर, माने हम श्रंक फैक्टर कितना रख लेते हैं। जैसे श्रंक फैक्टर हम 1 सेंटीमीटर रख लें, 4 सेंटीमीटर रख लें, 5 सेंटीमीटर बराबर हो गया। अब देखिए अगर हम ये तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, श्रंक फैक्टर यहाँ होता है। अब हम बात करते हैं अगर करेक्ट एरिया ऑन मैप, मैप का करेक्ट एरिया क्या होगा, तो कुछ नहीं करना। देखिए एरिया में 2 डायमेंशन होता है, तो क्या करेंगे मेजर एरिया ऑन मैप, मैप पर एरिया कितना मेजर किया, और श्रंक फैक्टर के सिर्फ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है।
अब देखिए, अब कह रहा है ना एरर ड्यू टू यूजिंग ऑफ रॉन्ग स्केल। कभी कभी ऐसा देखते होंगे कि आप गए यहाँ से सर्वे करने के लिए, चैन या टेप ले जाइएगा सर्वे, जैसे आपको ग्राउंड नापना है तो आप क्या ले जाइएगा, चैन या टेप ले जाइएगा। और सपोज जो ले गए ना वो रॉन्ग है, मतलब उसमें गलत है। तो गलत है कहने का मतलब चैन चाहे मेजर करते करते लंबा हो गया होगा, या कभी कभी देखते हैं कि चैन थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है। तो देखिए अब हमको करेक्ट यूज, अब हम गलत स्केल का यूज कर लिए। जैसे देखिए आप अगर चैन ले गए मापने के लिए, 30 मीटर का चैन ले गए ज़मीन मापने के लिए, और यूज करते करते क्या हो गया, तो सर यूज करते करते थोड़ा सा लंबा हो गया है मेरा चैन। कितना हो गया, 30 मीटर। अब मान के चलिए 30 मीटर और 1 सेंटीमीटर हो गया। तो आप देखिए बड़ा स्केल से यूज मापिएगा तो ज़मीन आप क्या कीजिएगा, तो सर हम कम नाप लेंगे, तो आपको फिर उसको तो करेक्शन करना होगा। तो देखिए एरर ड्यू टू यूज ऑफ रॉन्ग स्केल, अगर हम गलत स्केल का यूज कर लिए तब हम उसको एरर को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी उसमें हम कैसे करेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं याद करना, सबसे पहले को सिंपल याद रखना, क्या इसको हम बताएंगे कैसे होता है। जो करेक्ट, देखिए इसको याद रखना, करेक्ट गुना करेक्ट बराबर क्या याद रखना है, रॉन्ग गुना रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग गुना रॉन्ग, ठीक है। करेक्ट गुना करेक्ट बराबर रॉन्ग गुना रॉन्ग याद रखना है। अब देखिए करेक्ट गुना करेक्ट कहने, इसको पहले हम समझा देते हैं कैसे होता है। करेक्ट गुना करेक्ट बराबर रॉन्ग गुना रॉन्ग। जो देखिए करेक्ट गुना करेक्ट कहने का मतलब है ना, जैसे देखिए आप करेक्ट यानी अगर आप सही सोचते हैं तो कितना मीटर का चैन ले गए हैं नापने के लिए जी, तो सर 30 मीटर का ले गए हैं, तो ये हो गया 30। अच्छा करेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए था, करेक्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो मान के चलिए कि आप कितनों मान लीजिए जैसे 30 मीटर का चैन ले गए, करेक्ट गुना करेक्ट आपको एग्जांपल क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे होता है। मान के चलिए कि करेक्ट डिस्टेंस मेरा 1200 मीटर है। रॉन्ग कहने का मतलब है कि सर हम जब ज़मीन के हम नाप करके चल आए, सर्वे करके चल आए, तब हमको पता चला कि सर स्केल तो मेरा गलती है, जो चैन ले गए थे 30 मीटर के मेरा तो लॉन्ग हो गया है या शॉर्ट हो गया है। मान के चले कि 30 मीटर और 1 सेंटीमीटर हो गया है, जिसके वजह से डिस्टेंस 1200 मीटर ना मेजर करके हम डिस्टेंस कम मेजर कर लिए, मान के चले कि 1180 कर लिए। तो 1180 कर लिए, तो इसमें दो वैल्यू दे रहेगा। जैसे करेक्ट हमको एरिया निकालना है तो यहाँ पर करेक्ट एरिया नहीं दे रहेगा एक्स, तो एक्स बराबर हम लिख देंगे कि 30 मीटर 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 30 मीटर 1 सेंटीमीटर गुना 1180 अपॉन कितना होता है 10 सेंटीमीटर हो गया, अपॉन कितना होता है ओरिजिनल स्केल 30। इसी तरह से करेक्ट डिस्टेंस हम पता कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए किताब की भाषा में क्या लिखा गया, करेक्ट डिस्टेंस क्या होता है। देखिए करेक्ट लेंथ, सही लेंथ क्या होता है, कि आपको दिख रहा होगा, करेक्ट लेंथ बराबर क्या होगा, तो कहिएगा सर करेक्ट लेंथ बराबर जो बताएगा, देखिए करेक्ट लेंथ बराबर जो फार्मूला लिखा गया है, बोल रहा है RF ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन RF ऑफ करेक्ट स्केल। करेक्ट स्केल गुना क्या कह रहा है, देखिए इसको यहाँ लिखते हैं मेजर डिस्टेंस, ठीक है, यानी आप कितना डिस्टेंस मेजर किए हैं, ठीक है, मेजर डिस्टेंस, ठीक है, यानी कितना डिस्टेंस मेजर किए। अब ये बताइए करेक्ट रॉन्ग स्केल के अगर आप यूज करके डिस्टेंस मेजर किए होंगे तो डिस्टेंस भी तो भैया गलत आया होगा ना। तो देखिए करेक्ट गुना, ये देखिए यहाँ से करेक्ट उठाते हैं, यहाँ से करेक्ट उठाते हैं, तो हम लिख सकते हैं करेक्ट लेंथ गुना RF ऑफ करेक्ट, RF ऑफ करेक्ट यानी करेक्ट सही RF, जो हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन जो स्केल माने सही, अब यानी करेक्ट RF बराबर क्या हो जाएगा रॉन्ग RF, रॉन्ग RF अगुना मेजर डिस्टेंस, या रॉन्ग मेजर डिस्टेंस कहिए, रॉन्ग मेजर डिस्टेंस कहिए या मेजर डिस्टेंस कहिए, दोनों का बात सेम होगा। अब कहिएगा सर दोनों का बात सेम क्यों होगा, क्योंकि भाई गलत स्केल से अगर मेजर कीजिएगा तो डिस्टेंस भी तो क्या होगा, गलत होगा, तो मेजर डिस्टेंस, यही फार्मूला है। चलिए इसको आगे बताते हैं, एरिया में क्या होगा, तो सर एरिया में कुछ नहीं होगा, देखिए
एरिया की बात करते हैं तो देखिए करेक्ट वाला आगे आप निकाल दिए हैं, तो करेक्ट एरिया। अब करेक्ट, अब देखिए करेक्ट गुना करेक्ट, तो करेक्ट गुना करेक्ट करते हैं, यहाँ लिख दीजिए। अगर मान के चलिए करेक्ट लिख देते हैं बराबर रॉन्ग या आर एफ ऑफ रॉन्ग लिख दीजिए, लिख देते हैं आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल। अब गुना क्या करना है, तो गुना करना है सर मेजर लेंथ, ठीक है, मेजर लेंथ करना है। अब देखिए करेक्ट को अगर हम यहाँ से देखिए यहाँ गुना में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो यहाँ जब यहाँ भागा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर एफ ऑफ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जब आर एफ ऑफ करेक्ट, अब जब एरिया का रहा है तो 2 डायमेंशन है, तो मेजर लेंथ को हटा दीजिए, यहाँ से लगा दीजिए स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है सर कि करेक्ट एरिया बराबर जो फार्मूला होगा ना, करेक्ट एरिया बराबर आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल, आर एफ ऑफ रॉन्ग स्केल अपॉन आर एफ ऑफ करेक्ट स्केल के स्क्वायर कर देंगे और गुना क्या हो जाएगा, मेजर लेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्शन करना होगा। नोट पॉइंट में देखिए बोल रहा है ना, माइनर कंट्रोल पॉइंट इज मेजर विथ हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन। यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिएगा ना कि लो डिग्री ऑफ प्रेसिजन, ठीक है, लोअर डिग्री ऑफ प्रेसिजन। कहने का मतलब है ना कि देखिए मेजर कंट्रोल पॉइंट इज मेजर विथ लोअर डिग्री ऑफ प्रेसिजन, नहीं यहाँ पर कर लीजिए हायर डिग्री ऑफ प्रेसिजन, ठीक है। अब देखिए आपको देखिए आप सर्वे करते हैं तो कहीं कहीं कंट्रोल पॉइंट लगाते हैं। जैसे देखिए ये हमको बाउंड्री लाइन मानते हैं ना जी कि 4 को पहले हमको सर्वे करना है, तो पहले हम बाउंड्री कर लिए, तो बाउंड्री कर लिए तो जो बाउंड्री हुआ ये मेरा मेजर कंट्रोल पॉइंट हुआ। अब मेजर कंट्रोल पॉइंट कहने का मतलब है कि जैसे देखिए आप कहीं ज़मीन खरीदें, तो ज़मीन खरीदें भैया तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, बाउंड्री कीजिएगा। अगर आप बाउंड्री गलती कर लिए तो फिर ज़मीन कभी सही होगा जी, नहीं होगा, क्योंकि सर पहले ही हम बाउंड्री किया, बाउंड्री हम गलत कर लिए हैं, तो इसीलिए बाउंड्री करना मेरा मेजर काम है। ये क्या है जी, तो सर मेजर काम है। अब मेजर है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, मतलब बहुत एक्यूरेसी से काम करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हायर डिग्री ऑफ प्रेसिजन, ठीक है, मतलब बहुत एक्यूरेसी से काम करेंगे, ठीक है। अब बात की चले कि आपका ज़मीन है जो सही, मतलब बहुत एक्यूरेसी से आप बाउंड्री मेजर कर ज़मीन लिए और आप बहुत एक्यूरेसी से मैंने हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन से आप बाउंड्री कर लिए। अब बात करते हैं इसमें आपको अब घर बनाना है, तब घर बनाने का मतलब कि माइनर हो गया। अब भाई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं ना होगा जी, अब आपका ज़मीन है या बाउंड्री करा हुआ है, अब इसमें घर बनाना है, तो ये सब ये हो गया माइनर कंट्रोल पॉइंट। कहने का मतलब है ना सर कि एक आध फीट या एक आध सेंटीमीटर आगे पीछे भी हो जाएगा ना मेरा ज़मीन में तो चलेगा, यानी हो गया लो डिग्री ऑफ प्रेसिजन, माइनर कंट्रोल पॉइंट हुआ सर। अब माइनर कंट्रोल पॉइंट की मतलब लो डिग्री ऑफ प्रेसिजन, मतलब उतना ज़रूरी नहीं है सर, थोड़ा बहुत मेरा ज़मीन के बाउंड्री के अंडर घर बना रहे और थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा तो चलेगा, तो इसको हम बोलते हैं लोअर डिग्री ऑफ प्रेसिजन, ठीक है। ठीक है, लोअर डिग्री ऑफ प्रेसिजन। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। स्फेरिकल ट्रायंगल में क्या होता है, तो सर प्लेन ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए जब हम प्लेन ट्रायंगल की बात करते हैं, जैसे इसे मान लीजिए यह मेरा प्लेन ट्रायंगल है, अभी इस चीज़ को हम पहले बचा चुके हैं। तो प्लेन ट्रायंगल में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, अल्फा बीटा और गामा देते हैं। तो ये तीन अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर कितना होगा, तो कहेगा सर 180 डिग्री। लेकिन अगर सर हम स्फेरिकल ट्रायंगल मान लेते हैं तो ऐसे, यानी कि सर हम स्फेयर की तरह, यानी हम उसको कर्वेचर को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ अल्फा बीटा और गामा का जो वैल्यू होगा ना वो कितना होगा, तो सर ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी सर 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेकिन 540 डिग्री से छोटा होगा। तो देखिए स्फेरिकल ट्रायंगल का जो भाई, प्लेन ट्रायंगल में तो तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है जो कि फिक्स है, और स्फेरिकल ट्रायंगल में जो होगा जो कितना होगा, तो सर 180 डिग्री से बड़ा होगा तीनों कोनों का योग, और 540 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए
अब देखिए ट्रायंगल कब पॉसिबल है, तो सर यहाँ दिख रहा होगा आपको, ट्रायंगल कब पॉसिबल है, तो सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन 3। देखिए कोई भी अगर आप त्रिभुज बना रहे हैं तो उसमें जो दो साइड का योग होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, देखिए यहाँ इसे रखते हैं, देखिए त्रिभुज बनाइएगा तो उसमें दो साइड का योग होता है, हमेशा तीसरा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए ये अगर ए है, बी है, सी है, तो कोई भी दो को जोड़िए, जैसे ए प्लस बी लिखेंगे ना, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा ना वो ग्रेटर देन सी, यानी सी से बड़ा होगा। इसी तरह से हम अगर बी प्लस सी लिखेंगे ना, तो इसका जो वैल्यू आएगा किससे बड़ा होगा, तो सर ए से बड़ा होगा। इसी तरह से सी प्लस ए लिखेंगे तो इसका वैल्यू होगा जो क्या होगा, बी से बड़ा होगा। अब देखिए अब बात करते हैं, आगे लिखा हुआ है लिस्ट काउंट ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप सर्वे करने गए हैं तो आप तो इंस्ट्रूमेंट ले गए, उसका लिस्ट काउंट कहने का मतलब क्या होता है ना, कि कम से कम कितना सबसे छोटा वैल्यू यानी कितना कम से कम वो माप सकता है, उसी को लिस्ट कितने कहते हैं जी। कि ऐसे तो हम 5 रोटी खाते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम 1 रोटी खा करके काम चला लेते हैं, माने कम से कम 1 रोटी तो हम जरूर खाते हैं, ठीक है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट माने कम से कम भाई हमको इतना तो होना चाहिए। जैसे नहीं बोलते हैं कि ऐसे हम 500 रुपया सर हम डेली कमाते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको 100 रुपया तो कमाए होना चाहिए भाई घर के खर्च चलाने के लिए। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम उतना वैल्यू तो हमको होना चाहिए। तो देखिए अब लिस्ट काउंट ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट, मैंने हम सर्वे करने गए हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट ले गए उसका लिस्ट काउंट किया है। तो देखिए अगर आप वर्नियर थियोडोलाइट यूज कर रहे हैं तो उसका जो लिस्ट काउंट होगा 20 सेकंड होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक्स थियोडोलाइट यूज कर रहे हैं तो उसका लिस्ट काउंट 1 सेकंड होगा। अगर आप प्रिज्मेटिक कंपास यूज कर रहे हैं सर्वे करने के लिए तो 30 मिनट होगा, और सर्वेयर कंपास अगर यूज कर रहे हैं तो 15 मिनट होगा। लेवलिंग स्टाफ यूज कर रहे हैं, देखिए सबका यूज क्या है इसके बारे में हम आगे बताएंगे कि देखिए थियोडोलाइट का यूज क्या है, प्रिज्मेटिक कंपास का यूज क्या है, सर्वेयर कंपास का यूज क्या है। इसी तरह से देखिए अगर लेवलिंग स्टाफ का यूज कर रहे हैं तो 5 mm होना चाहिए, उसको लिस्ट काउंट होता है। टम्पी लेवल के 5 mm होता है, मैट्रिक चैन के 20 मीटर होता है। और देखिए थियोडोलाइट में मेन स्केल के 20 मिनट और वर्नियर स्केल के 20 सेकंड होता है। इसी तरह से बात करते हैं टोटल स्टेशन, तो एंगल 1 सेकंड टोटल स्टेशन में, देखिए टोटल स्टेशन है ना जो एंगल भी मेजर करता है और डिस्टेंस भी मेजर करता है। जो एंगल का जो एक्यूरेसी है कम से कम 1 सेकंड में मेजर कर सकता है, डिस्टेंस 5 mm मेजर कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अब प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, देखिए प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे वर्क। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे वर्क करते हैं वो कौन कौन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ना सर्वेइंग, तो सर्वेइंग 2 प्रिंसिपल पर काम करता है। क्या किस पर करता है, पहले सपोज देखिए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट टू लोकेट ए न्यू स्टेशन एट लीस्ट 2 मेजरमेंट लीनियर और एंगुलर फ्रॉम फिक्स रेफरेंस पॉइंट। अब सबसे पहले समझिए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट क्या कहता है। ये बोलता है ना कि भैया पहले आप होल के काम कीजिए यानी बाहरी काम कीजिए, उसके बाद अंदर के पार्ट के काम कीजिए। देखिए आप जब भी सर्वे कीजिए जमीन उमीन के तब वर्क आप हम लोग भी करते हैं, देखिए थियोरेटिकल नहीं जानते लेकिन हम लोग भी करते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट कहने का मतलब है ना कि सर हम पहले बाहरी बाउंड्री का सर्वे कर लेंगे, पूरा पहले बाहर बाउंड्री कर लेंगे, उसके बाद जो हमको काम करना है ना अंदर, जैसे यहाँ पर हमको पॉन्ड बनाना है, यहाँ पर हमको घर बनाना है, उसी तरह से यहाँ पर और कुछ बनाना है, यहाँ पर ट्री लगाना है, तो वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अगर आप वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट नहीं करते हैं, पार्ट टू होल करते हैं, तो उससे आपको क्या दिक्कत आएगा। देखिए वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल करते हैं तो मान के चलिए कि आप कोई डिस्टेंस मेजर करना है जो आप 50-50 मीटर पर दे रहे हैं, और क्या हो गया आपका स्केल गड़बड़ हो गया जिसके वजह से 50 पर ना पड़ के 55 मीटर पर पड़ रहा। अब वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट नहीं कर रहा था, नापते गए, अब पता चला कि जब तीसरा चैन बिछा ना अंतिम हुआ तब पता चला कि दूसरा के ज़मीन में चल गया। अब दूसरा के ज़मीन में नाप दीजिएगा भाई तो झगड़ा ना हो जाएगा जी। इसीलिए क्या कीजिए पहले वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट कहने का मतलब कि अपना ज़मीन का पहले कवर कीजिए, उसके बाद जो अंदर काम करना कीजिए। यानी पहले सर हम बाहर मेजर करेंगे, उसके बाद अंदर मेजर करेंगे। ये नहीं कि हम सीरियल नंबर से मेजर करते चलें। स्केल अगर छोटा हो गया तब तो भाई हम अपने ज़मीन छोड़ देंगे दूसरे पड़ोसी को। अगर चैन का लेंथ बड़ा हो गया तो हम दूसरे की ज़मीन माप लेंगे। इसीलिए कहता है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, यानी पहले वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट हम बाउंड्री कंसीडर करेंगे, ठीक है। फिर कह रहा ना
टू लोकेट ए न्यू स्टेशन एटलीस्ट टू मेजरमेंट लीनियर या एंगुलर। कहने का मतलब है ना कि हमको कोई भी स्टेशन बनाना है ना तो 2 मेजरमेंट होना चाहिए, चाहे तो एक लीनियर हो चाहे एंगुलर हो। जैसे देखिए अब बात करते हैं, जैसे यहाँ देखिए ये एंगल मेजर करना है तो इसमें 2 मेजरमेंट होना चाहिए। सर अगर हमको ये अगर एक थीटा कोण पता है और इसको डिस्टेंस पता है तो ये वाला हम पता कर लेंगे, जैसे 100 मीटर है तो इसको पता कर लेंगे। या तो सर ऐसा हम सर्वे किए, ये दोनों कोण पता है फिर भी हम दोनों डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। या सर ऐसा है ये दोनों डिस्टेंस पता है, ये पता है, ये दोनों डिस्टेंस पता है, ये वाला दोनों तो पर भी हम सर्वे कर लेंगे। तो बोल रहा है कि सर्वे करने के लिए सर एटलीस्ट 2 पॉइंट न्यू स्टेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, लीनियर या एंगुलर कोई चीज़ भी हो सकता है, लेकिन 2 रेफरेंस पॉइंट हमको चाहिए। सर अब चैन सर्वे जो हम लोग करते हैं वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो देखिए चैन सर्वे जो वर्क करता है ट्रायंगुलेशन पर करता है, कंपास सर्वे ट्रावर्सिंग पर करता है, प्लेन टेबल पैरेललिज्म पर करता है, और ऑप्टिकल स्क्वायर है जो डबल रिफ्लेक्शन पर करता है। ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में हम आगे पूरा डिटेल में बात करेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ सर्वेइंग में सबसे पहले क्या है? टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या होता है? देखिए इट इज यूज टू डिटरमाइन द नेचुरल फीचर ऑफ कंट्री। टोपोग्राफिकल सर्वे सर हम करते हैं कंट्री के नेचुरल फीचर के बारे में। नेचुरल फीचर में क्या क्या आ सकता है? जैसे सर लेक हो गया, हिल हो गया, रोड हो गया और कैनाल हो गया। इसी तरह से देखिए कंडस्ट्रल सर्वे की बात करते हैं तो मेक टू फिक्स ऑफ प्रॉपर्टी लाइन, कैलकुलेट ऑफ एरिया। कंडस्ट्रल सर्वे सर हम वहाँ करेंगे जहाँ हम अपना प्रॉपर्टी का बाउंड्री करना हो, ठीक है। कंडस्ट्रल सर्वे कहाँ करेंगे? जैसे कि कंडस्ट्रल सर्वे हम वहाँ करेंगे जहाँ मेरा प्रॉपर्टी का बाउंड्री करना हो। देखिए करा ना कंडस्ट्रल मेक टू फिक्स ऑफ प्रॉपर्टी लाइन कैलकुलेट ऑफ एरिया। जैसे देखिए कंडस्ट्रल सर्वे जैसे हमें अपना प्रॉपर्टी लाइन फिक्स कर ले, अब जब प्रॉपर्टी लाइन मेरा फिक्स हो गया तो हम एरिया को कैलकुलेट कर लेंगे कि मेरा एरिया कितना है। उसी तरह से देखिए अब आगे बात करते हैं सिटी सर्वे। सिटी सर्वे क्या होता है? इट इज यूज टू कंस्ट्रक्शन और लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम और अदर वर्क। सिटी सर्वे सर हम सिटी सर्वे कहाँ करेंगे? तो इट इज यूज टू कंस्ट्रक्शन और लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई, माने हम देखिए वाटर सप्लाई का लेआउट जैसे सीवर हो गया और अदर वर्क, वहाँ हम लोग सिटी सर्वे करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मरीन और हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। मरीन और हाइड्रोग्राफिकल सर्वे इट इज डील्स विथ द लार्ज वाटर बॉडी सच एज नेविगेशन हाईवेयर वर्क, माने बहुत ज़्यादा बड़ा वाटर बॉडी के बारे में हम बात जहाँ काम करेंगे ना वहाँ हम लोग कौन सर्वे करेंगे? मरीन या हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अब देखिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, इससे आपको पता चल रहा होगा कि एस्ट्रोनॉमिक मतलब कौन सर्वे करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ हैवली बॉडी, माने इसमें जो हम कंसीडर करेंगे ना बहुत हाईवे बॉडी को कंसीडर करेंगे। अब हाईवे बॉडी क्या हो सकता है? जैसे सन हो गया या स्टार हो गया। तो देखिए एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में क्या होता है? इट इज ए कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ हाईवली बॉडी सच एज क्या हो गया? सन और स्टार। अब देखिए टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वे और इट्स एप्लीकेशन। इस देखिए सर्वे में हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसका क्या एप्लीकेशन है, मैंने क्या काम है, ठेठ हिंदी में कह सकते हैं। तो देखिए अगर हम चैन और कंपास की बात करते हैं तो देखिए चैन से हम सिर्फ लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए ज़मीन हमको नापना है ऐसे है और थोड़ा सा ऐसे एंगल में है तो क्या चैन एंगल बता सकता है जी? तो नहीं सर, चैन से हम लोग जो क्या मेजर करते हैं? तो सर चैन से हम लोग सिर्फ लीनियर मेजर करते हैं, ठीक है। चैन से हम लोग लीनियर मेजर करते हैं, ठीक है। अब बात यह कंपास। कंपास आप लोग देखे होंगे एक घड़ी की तरह होता है, ऐसा होता है कंपास, मतलब जैसे जो हाथ में वॉच पहनते हैं ना ऐसा होता है। और कंपास क्या मेजर करता है? तो सर कंपास से सिर्फ हम एंगुलर मेजर कर सकते हैं, ठीक है। कंपास से एंगुलर मेजर कर सकते हैं। अब बात करें कि चैन से हम लोग लीनियर मेजर कर सकते हैं और कंपास से एंगुलर मेजर कर सकते हैं। अब चैन और लेवल लीनियर मेजरमेंट होता है। अब देखिए प्लेन टेबल की बात करें तो क्या होता है? प्लॉट। देखिए प्लेन टेबल की बात करते हैं तो क्या होता है? प्लेन टेबल प्लॉट प्लेन ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन फॉर अ स्मॉल स्केल इन प्लेन सरफेस। जिससे प्लेन टेबल जो हम लोग यूज करते हैं ना तो सबसे पहले तो प्लॉट करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं स्मॉल स्केल, यानी प्लेन टेबल में जो स्केल यूज करते हैं वो कैसा स्केल होता है? स्मॉल स्केल। अच्छा
टेकोमेट्री सर्वे की बात करें, टेकोमेट्री क्या होता है, टेकोमीटर की बात करें तो देखिए टेकोमीटर यूज टू मेजर हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल इन हिली रीजन। देखिए ये थोड़ा सा गलती है, ये जो टेकोमीटर है ना जो एंगल को मेजर नहीं करता है, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। टेकोमीटर है जो यूज टू मेजर हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एंगल को सुधार लीजिए। टेकोमीटर है जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। अब देखिए बेसिक मेजरमेंट इन सर्वेइंग, हॉरिजेंटल डिस्टेंस किस किस चीज़ से हम मेजर कर सकते हैं। आप बोलिएगा सर हम चैन से कर सकते हैं, टेप से कर सकते हैं, टेकोमीटर से कर सकते हैं और टोटल स्टेशन से कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हमको वर्टिकल डिस्टेंस से मेजर करना है तो लेवल, टोटल स्टेशन, टेकोमीटर, सेक्सटेंट, अवेलेबल से कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल एंगल मेजर करना था थियोडोलाइट, कंपास, क्लिनोमीटर और टोटल स्टेशन। वर्टिकल एंगल मेजर करना होगा तो हम लोग थियोडोलाइट से कर सकते हैं, सेक्सटेंट से कर सकते हैं, टोटल स्टेशन से कर सकते हैं। अब सर अब इतना बता दिए ना, अब हम कंफ्यूज हो गए, अब हम क्या करें। तो देखिए बाबू टेकोमीटर है ना, टेकोमीटर टेकोमीटर है जो डिस्टेंस मेजर करता है। आपको यहाँ लिख के बता देते हैं, देखिए टेक्नोमीटर हो गया ना, तो सर टेक्नोमीटर है ना ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस और एंड वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। टेकोमीटर हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करता है। उसी तरह से देखिए अब बात करते हैं टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन क्या करता है, टोटल स्टेशन, तो सर टोटल स्टेशन है ना जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस नहीं मेजर करता, इंक्लाइंड डिस्टेंस मेजर करता है, ठीक है। यानी डिस्टेंस भी मेजर करता है, कहे का मतलब एंड एंगल भी मेजर करता है, ठीक है। टोटल स्टेशन डिस्टेंस और एंगल दोनों मेजर कर लेता है। अब देखिए बात करते हैं थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का काम क्या है, देखिए थियोडोलाइट जो क्या करता है, तो सर थियोडोलाइट है ना जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल मेजर करता है। हॉरिजेंटल एंगल एंड वर्टिकल एंगल मेजर करता है, ठीक है। हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल मेजर करता है। तो आप देखिए कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर छट गया होगा। सिर्फ हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो चैन मेजर करेगा और टेप मेजर करेगा, लेकिन सर जो टेकोमीटर है ना जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों मेजर कर लेता है। और टोटल स्टेशन है ना जो डिस्टेंस तो मेजर करता है सर, लेकिन इनक्लाइंड डिस्टेंस मेजर करता है। वर्टिकल डिस्टेंस की बात करें तो वर्टिकल डिस्टेंस देखिए आप चैन और टेप तो हॉरिजेंटल करता था, तो दोनों को हटा दीजिए। टोटल स्टेशन आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों डिस्टेंस मेजर करता है। टेक्योमीटर होता है जो क्या करता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों मेजर करता है। और एक आ गया आपको वर्टिकल डिस्टेंस में सेकेंड, सेक्सटेंट आ गया। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल एंगल, तो आपको बताएंगे थियोडोलाइट। देखिए कंपास सिर्फ हॉरिजेंटल एंगल मेजर करता है। कंपास क्या करता है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, कंपास सिर्फ हॉरिजेंटल एंगल मेजर करता है, ठीक है। हॉरिजेंटल एंगल मेजर करता है, लेकिन जो थियोडोलाइट है जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल दोनों मेजर करता है। और टोटल स्टेशन एंगल और डिस्टेंस दोनों मेजर करता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम वर्टिकल एंगल की बात करते हैं तो थियोडोलाइट, सेक्सटेंट और टोटल स्टेशन हो गया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चैन एंड इट्स लेंथ, मतलब हम जो चैन यूज करते हैं उसका लेंथ कितना होता है। तो देखिए अगर आप इंजीनियर चैन यूज कर रहे हैं तो उसका लंबाई 100 फीट होगा और 100 लिंक होगा। गांटर चैन या गांटर चैन, जिसको हम लोग गांटर चैन को हम लोग क्या बोलते हैं, गांटर चैन को हम लोग सर्वेयर चैन बोलते हैं, जो कि 66 फीट 100 लिंक होता है। रिवेन्यू चैन का यूज हम लोग इंडस्ट्रियल सर्वे में करते हैं, जो कि 33 फीट 16 लिंक होता है। मैट्रिक चैन 30 फीट और 20 फीट दो साइज में अवेलेबल है। 30 फीट का अगर आप मैट्रिक चैन खरीद रहे हैं तो उसमें 150 लिंक होगा, और 20 फीट का मैट्रिक चैन खरीद रहे हैं तो उसमें 100 लिंक होगा, ठीक है। देखिए चैन की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ ईच लिंक, यानी हर लिंक का लंबाई 20 सेंटीमीटर होता है। ब्रास रिंग प्रोवाइडेड एवरी मीटर एक्सेप्ट टाइली, यानी टाइली को एक्सेप्ट करता है। इन्वर्ट टेप का अगर बात करते हैं तो जो मिला होता है वो क्या होता है, इन्वर्ट टेप में 36% निकेल और 64% स्टील होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ चैन, ब्रास रिंग और टाइली, जिसको हम लोग टैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आप जो चैन यूज कर रहे हैं
वो 5 मीटर या 10 मीटर के है तो ब्रास रिंग वहाँ पर नहीं बढ़ेगा, लेकिन टाइली एवरी मीटर यानी हर मीटर पर आपको टाइली लगाना होगा। अगर आप 20 मीटर या 30 मीटर का चैन यूज कर रहे हैं तो आपको देखिए, अगर चैन हम ऐसा बना देते हैं, देखिए ऐसे है, तो अगर आप 20 मीटर का चैन यूज कर रहे हैं ना तो ब्रास रिंग हर मीटर पर यानी 1 मीटर पर आपको एगो ब्रास रिंग लगाना होगा, और जैसे ही 5 मीटर होगा ना तो उसमें आपको एगो टाइली लगाना होगा। टाइली कहने का मतलब देखिए ऐसा होता है, देखिए एक फुल वाला टाइली है तो 5 मीटर पर हो गया, अगला फुल वाला टाइली रहेगा तो इसमें 2 फुल होगा, इसी तरह से तीसरा होगा तो इसमें 3 फुल होगा। देखिए टाइली हर 5 मीटर पर, टाइली से हमको पता चल जाएगा कि वो जो डिस्टेंस है कितना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब हम लोग चैन सर्वे कहाँ करेंगे कहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए चैन सर्वेइंग इज रिकमेंडेटेड इन द एरिया टू बी सर्वे अ स्मॉल सेक्शन द लेस एंडुलेशन। कहने का मतलब है सर कि चैन सर्वे हमको वहाँ सूटेबल होगा जहाँ एरिया स्मॉल हो, छोटा एरिया के लिए, और लेस एंडुलेशन मतलब कहने का मतलब नहीं देखते हैं कि बहुत जैसे बहुत ऊंचा खाबड़ एरिया रहेगा ना तो वहाँ पर हमको चैन सर्वे एक्यूरेसी से काम नहीं करेगा, इसलिए एरिया भी स्मॉल होना चाहिए और लेस एंडुलेशन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ, देखिए मैक्सिमम टॉलरेंस ऑफ चैन, जैसे मतलब कि नहीं कहते हैं कि गर्मी के कारण मेरा चैन लंबा हो गया या ठंडा के कारण मेरा चैन छोटा हो गया, तो आप कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो देखिए पर मीटर लेंथ प्लस माइनस 2 mm, जो कि गलत है, आप यहाँ लिखिएगा 5 मीटर। अगर आप 5 मीटर के चैन यूज कर रहे हैं अब प्लस माइनस 2 mm अगर उसमें एरर आ गया है जैसे टेम्परेचर की वजह से या फिर किसी वजह से, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इसी तरह से अगर 10 मीटर का चैन यूज कर रहे हैं तो प्लस माइनस 3 mm टॉलरेंस आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। 20 मीटर का चैन यूज कर रहे हैं तो प्लस माइनस 5 mm टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होगा, और 30 मीटर का चैन यूज कीजिएगा तो प्लस माइनस 8 mm टॉलरेंस एक्सेप्टेबल होगा। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट और इट्स एप्लीकेशन, ऑर्डर उसका एप्लीकेशन क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो टू मेजर बेस लाइन। बेस लाइन क्या होता है, टू डिटरमाइन लेंथ ऑफ बेस लाइन। बेस लाइन की बात किया जाए ना तो देखिए बेस लाइन जिसे हम सर्वे कर रहे हैं, देखिए ये मेरा मान के चलिए कि हम अर्थ है, अब बेस लाइन जो सेंटर से पास होगा, पहले तो किससे पास होगा जी, सेंटर से पास होगा, और दूसरी बात सबसे लॉन्गेस्ट होगा। बेस लाइन क्या होगा, सेंटर से पास होगा और सबसे लॉन्गेस्ट होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर हम लोग बेस लाइन के देते हैं, सेकंड ऑर्डर ट्रांसवर्स लाइन को, और थर्ड ऑर्डर की बात किया जाए तो क्या होता है, चैन सर्वेइंग होता है। अब इम्पोर्टेंट सर्वे लाइन, इंपॉर्टेंट सर्वे लाइन में देखिए सबसे पहले क्या होता है, बेस लाइन। बेस लाइन अभी आपको बता चुके हैं, लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ एरिया। कहने का मतलब कि कोई भी एरिया को हम सर्वे कर रहे हैं तो उसका जो सेंटर से पास हुआ और सबसे बड़ा लाइन होगा उसको हम लोग बेस लाइन कहते हैं। उसी तरह से देखिए चेक लाइन, या इसी को हम लोग चेक लाइन को हम लोग प्रूफ लाइन कहते हैं। यूज फॉर चेक द एक्यूरेसी ऑफ सर्वे वर्क, मैंने हम जो काम कर रहे हैं वो कितना मेरा एक्यूरेसी है यानी कितना एक्यूरेट हो रहा है, उसके लिए जो हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे चेक लाइन, इसी को हम लोग प्रूफ लाइन बोलते हैं। अब आ गया टाई लाइन, इसी को आप सब्सिडरी लाइन या एक्सिलरी लाइन बोलते हैं। टाई लाइन का काम क्या है, तो टू कलेक्ट द डिटेल ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इन एरिया। टाई लाइन इज अवॉइड लॉन्ग ऑफसेट फ्रॉम चैन लाइन। देखिए टाई लाइन का यूज कहाँ करते हैं, कलेक्ट द नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे एरिया। जैसे देखिए मान के ऊपर हम लोग यहाँ से सर्वे कर रहे हैं, देखिए आपको बताते हैं, स्टेशन है मेरा मेन स्टेशन, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन ये हो गया बेस लाइन, ये हो गया मेन स्टेशन, ये हो गया मेरा बेस लाइन। अब देखिए ये हो गया मेन सर्वे लाइन, अब देखिए बता दें यहाँ पर जो मेन सर्वे लाइन, अब देखिए यहाँ पर जो स्टेशन कोई बनाते हैं तो ये क्या होगा, टाई स्टेशन होगा। क्या होगा, टाई स्टेशन होगा। और टाई स्टेशन अब बेस लाइन पर जो हम बनाएंगे ना इसको बोलते हैं टाई लाइन। कैसा लाइन होगा, टाई लाइन होगा। सर टाई लाइन हम लोग किस लिए देते हैं, देखिए अगर हमको यहाँ पर हमको बात कर चलिए कि मेरा बिल्डिंग है, अभी बिल्डिंग के हमको डिटेल कलेक्ट करना है, तो देखिए जो मेन सर्वे लाइन है बेस लाइन है, यहाँ से बिल्डिंग बहुत दूर है, इसलिए हम लोग टाई लाइन से इसको हम बहुत डिटेल में हम बिल्डिंग के बारे में जान सकते हैं, तो इसलिए यहाँ देते हैं टाई लाइन, ठीक है।
अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट, देखिए चाइन सर्वे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्टी। एरो की बात करते हैं तो उसका डायमीटर कितना होता है 4 mm, लेंथ 400 mm होता है जो कि प्लस माइनस 5 mm हो सकता है, और जो टॉप रिंग होता है ना उसका 50 mm होता है। देखिए एरो ऐसा होता है, देखिए ऐसा हो गया टॉप रिंग, उसका एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, देखिए ऐसे होता है एरो, एकदम ऐसा ही होता है एरो, जो कि टॉप रिंग होता है ना इसको गोल कर लीजिए। एरो का जो टॉप रिंग होता है इसका ये कितना होता है 50 mm होता है, इसका जो डाया होता है 4 mm होता है, और इसका जो एरो का जो लेंथ होता है वो कितना होता है जी, तो सर 400 mm होता है, प्लस माइनस 5 mm, माने 5 mm प्लस ज़्यादा भी हो सकता है और 5 mm कम भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेग। पेग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं खुट्टी, ठीक है। जो हम लोग सर्वे करते हैं तो कोना पर गाड़ते हैं, तो पेग का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पेग का एरिया 2.5 से 7.5 सेंटीमीटर, और लेंथ की बात किया जाए तो क्या होता है, जैसे कि पेग ऐसा होता है जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं कि खुट्टी गाड़ते हैं ना कोनवा में, हर कोनवा पार, देखिए पेग ऐसा होता है, ठीक। पेग होता है, इसका जो एरिया होता है कितना होता है 2 दिख रहा होगा आपको 2.5 गुना 7.5 होता है। और जब इसका लेंथ की बात किया जाए तो पेग का जो लेंथ होता है कितना होता है 15 से 90 सेंटीमीटर होता है, वैरी करता है, ठीक है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 15 से 90 सेंटीमीटर के बीच में होता है। अब बात करते हैं रेंजिंग रॉड। रेंजिंग रॉड के बारे में इसका यूज भी आगे आपको बताएंगे। रेंजिंग रॉड ऐसा होता है, देखिए इसमें हर 20 सेंटीमीटर पर कलर किया हुआ रहता है, हर 20 सेंटीमीटर पर अलग अलग कलर से, जो कि रेंजिंग रॉड का लंबाई कितना होता है, तो सर रेंजिंग रॉड का लंबाई 2 से 3 मीटर होता है। और इसका देखिए स्ट्रिप डाया, इसका जो डाया होता है कितना होता है 30 mm होता है रेंजिंग रॉड का डाया, और हर 20 सेंटीमीटर मतलब हर 20 सेंटीमीटर पर वो रेड और दूसरा वाइट, रेड और व्हाइट से कलर किया हो रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं रेंजिंग पोल। रेंजिंग पोल का हम लोग यूज वहाँ करते हैं जैसे बहुत बड़ा डिस्टेंस हमको मेजर करना है, तो बहुत बड़ा डिस्टेंस मेजर करने के लिए जब तक बहुत बड़ा पोल नहीं रहेगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हम लोग यूज करते हैं रेंजिंग पोल, जो कि सिमिलर होता है रेंजिंग रॉड के, बस इसका रेंजिंग पोल का जो लंबाई होता है वो ज़्यादा होता है। रेंजिंग पोल का लंबाई बस देखने में तो लगता है रेंजिंग रॉड की तरह, लेकिन इसका लंबाई ज़्यादा होता है सर। रेंजिंग पोल का लंबाई सर 4 से 8 मीटर तक हो सकता है, ठीक है। अब देखिए एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, अब ये तो हम बात करते हैं लीनियर मेजरमेंट में जो यूज करते हैं। अब देखिए एंगल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, तो सर क्रॉस स्टाफ, क्रॉस यूज टू सेटिंग राइट एंगल ऑन चैन लाइन। जैसे हमको राइट एंगल सेट करना है, क्रॉस स्टाफ ऐसा होता है, देखिए आपको बताते हैं ऐसा होता है कुछ क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ का यूज कहाँ करते हैं, तो यूज टू सेटिंग आउट, जो कि आपको फ्यूचर में आपको ये फिगर मिल जाएगा कैसा होता है क्रॉस स्टाफ, जो यूज टू सेटिंग आउट राइट एंगल चैन लाइन। चैन लाइन जो हम लोग कर रहे हैं, चैन सर्वे कर रहे हैं, तो उसको हमको अगर राइट एंगल पर चैन सर्वे को सेट करना है तो वहाँ पर हम क्रॉस स्टाफ का यूज करेंगे। देखिए और क्रॉस स्टाफ में क्या होता है, ओपन क्रॉस स्टाफ तो हमेशा 90 डिग्री पर ओनली सेट होगा। अगर आप फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल ऑफ 90 यानी 90 हो गया, 45 हो गया, 90 हो गया, 135 हो गया। नंबर ऑफ 2 साइड फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में होता है जो 2 साइड होता है, फिगर आपको दिखा दिया जाएगा आगे। उसके बाद देखिए एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ यूज कर रहे हैं तो फॉर एनी एंगल 0 से 360 डिग्री के बीच में कहीं भी आप एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ 0 से 360 के बीच में आप कहीं सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर, जो कि भी 90% होता है, फ्रीज स्क्वायर ओनली 90 पर होता है, और सेट स्क्वायर ओनली 90 पर होता है। तो देखिए एंगल अगर आप लीनियर सर्वे कर रहे हैं और एंगल मेजर करना है तो 90 पर कौन कौन इंस्ट्रूमेंट सेट कर सकते हैं, तो सर हम ओपन क्रॉस स्टाफ सेट कर सकते हैं 90 पर, ऑप्टिकल स्क्वायर को सेट कर सकते हैं 90 पर, प्रिज्म को सेट कर सकते हैं 90 पर, और सेट स्क्वायर को सेट कर सकते हैं ओनली 90 पर। बात करते हैं फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के, तो मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री होगा, और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ 0 से 360 के बीच में सर हम कहीं भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल क्लॉस और इंडेक्स क्लॉस। हॉरिजेंटल क्लॉस और इंडेक्स क्लॉस के बीच में जो एंगल होता है कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का बनता है। और जो हॉरिजेंटल ग्लास होता है ना सर वो हाफ सिल्वर होता है, और इंडेक्स ग्लास होता है सर जो फुल सिल्वर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफसेट। जब हम कोई चीज़ को भी डिटेल कलेक्ट करने के लिए, जैसे देखिए मेरा बहुत बड़ा बिल्डिंग है और इसको हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक घर है,
अब इसको हमको डिटेल कलेक्ट करना है, तो घर के डिटेल कलेक्ट करने के लिए हमको ऑफसेट लेना होगा, क्योंकि सर स्टेशन से मेरा बहुत दूरी पड़ रहा है। तो ऑफसेट दो तरह के होता है। ऑफसेट कितने तरह के होता है? दो तरह के होता है। एक हम परपेंडिकुलर भी ऑफसेट ले सकते हैं और दूसरा ऑब्लिक ऑफसेट ले सकते हैं। देखिए, अगर 15 ऑफसेट हम जो ले रहे हैं उसका लंबाई अगर 15 मीटर से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि लॉन्ग ऑफसेट है, और 15 मीटर से अगर हम ऑफसेट लिए छोटा है तो हम कहेंगे कि शॉर्ट ऑफसेट है। ठीक है। अब देखिए रेंजिंग की बात करते हैं। टू लोकेट इंटरमीडिएट पॉइंट सर्वे बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। देखिए हम सर्वे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे देखिए सर्वे कर रहे हैं तो दो फिक्स पॉइंट के बीच में हमको, देखिए ये स्टेशन ए है या ये स्टेशन बी है, और हमको इंटरमीडिएट पॉइंट कहीं दिखाना, जैसे यहाँ पर हमको इंटरमीडिएट पॉइंट दिखाना है। तो इंटरमीडिएट पॉइंट दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेंजिंग करेंगे, और यहाँ पर जो यूज करेंगे वो क्या होगा? रेंजिंग रॉड का यूज करेंगे। ठीक है, रेंजिंग रॉड का यूज करेंगे। ठीक है। तो रेंजिंग का जो हम लोग यूज होता है ओनली किस लिए होता है? तो सर इंटरमीडिएट पॉइंट को दिखाने के लिए। ठीक है, बीच वाला पॉइंट को दिखाने के लिए कहीं भी सर्वे वर्क में इंटरमीडिएट पॉइंट को दिखाने के लिए। अब देखिए रेंजिंग भी बहुत, रेंजिंग की बात किया जाए तो एक होता है डायरेक्ट रेंजिंग और दूसरा होता है इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग का मतलब, इनडायरेक्ट रेंजिंग को रेसिप्रोकल रेंजिंग कहते हैं। अब देखिए डायरेक्ट रेंजिंग क्या होता है आपको हम सिंपल भाषा में बताएं। जैसे देखिए सर्वे कर रहे हैं ना आप, अब एक स्टेशन ए पर आप खड़ा हैं और स्टेशन बी आपको विजुअल है, मैंने आँख से देख रहे हैं, एकदम साफा साफी दिख रहा है सर हमको स्टेशन, बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, रुकावट नहीं है। तो देखिए आपका अगर आँख से एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पूरी तरह से दिख रहा है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग को हम लोग बोलते हैं लाइन रेंजर। क्या बोलते हैं जी? लाइन रेंजर। ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए डायरेक्ट रेंजिंग में कितना रेंजिंग रॉड का यूज होता है? तो सर मिनिमम 3 रेंजिंग रॉड का यूज होता है। आपको ये वाला याद रखना है, मिनिमम रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड। डायरेक्ट रेंजिंग में 3 रेंजिंग रॉड का रिक्वायर्ड है। और देखिए पॉसिबल विन स्टेशन और इंटरविजुअल। इंटरविजुअल कहने का मतलब है ना कि जहाँ हम लोग रेंजिंग करना है, जहाँ तक हमको दिखना है वो आँख से पूरी तरह से इंटरविजुअल हो। इट इज ए डन आई और लाइन रेंजर, मैंने हम आँख से भी देख करके रेंजिंग कर सकते हैं और लाइन रेंजर के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल रेंजिंग। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग में सर मिनिमम हमको 4 गो रेंजिंग रॉड का रिक्वायर पड़ेगा। इट इज डन इफ स्टेशन और इन विजुअल ड्यू टू एलिवेशन एरिया और लॉन्ग साइड ऑफसेट। कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट रेंजिंग, जैसे देखिए अब आपको सर्वे कर रहा है, बीच में एगो बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। अब पहाड़ आ गया तो आपको ई पट से ऊपर दिखेगा जी। स्टेशन ए और स्टेशन बीच के बीच में अगर वो पहाड़ आ गया तब ऐसा थोड़ी है जी कि आप हनुमान जी हैं जी कि उड़ के देख लीजिएगा। आपको स्टेशन ए से स्टेशन बी विजुअल नहीं होगा। तो बोल रहा है कि इन विजुअल एरिया, और या तो बहुत दूरी हो, लॉन्ग साइड डिस्टेंस हो। जैसे आप 5 किलोमीटर का आपको करना है, 10 किलोमीटर करना है, तो आपका यहाँ से 10 किलोमीटर तक देख लीजिएगा। तो नहीं सर, तो यहाँ पर जो हम लोग रेंजिंग करेंगे क्या करेंगे? इनडायरेक्ट रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग में रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड 4 गो और डायरेक्ट रेंजिंग में रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड 3 गो होता है। अब बात करते हैं ऑब्स्ट्रैकल इन चैनिंग। अब देखिए आप चैन बिछाने में कौची ऑब्स्ट्रैकल हो सकता है, थोड़ा सा आप सोच के देखिए। तो सर सबसे पहले तो ऑब्स्ट्रैकल इन चैनिंग हील। जैसे बहुत बड़ा पहाड़ आ गया तब चैन बिछाइएगा तब मेजर होगा जी, पता चलेगा कि आप पहाड़े के मेजर में करते रह जाइएगा। तो ऑब्स्ट्रैकल इन चैनिंग में हो गया पहाड़। अच्छा बताइए रिवर, आप चैन बिछाते जाना है, बीच में एगो गंगा जी आ गया। अब गंगा जी आ गया, आप बताइए गंगा जी में आप चैन बिछा सकते हैं कभी जी? पता चलेगा कि आप जाइएगा तो डूबिए जाइएगा। तो ये भी क्या हो गया? ऑब्स्ट्रैकल इन चैनिंग। तो सर ऑब्स्ट्रैकल इन चैनिंग का 2 है अपवाद। पहला तो हिल आ गया तो पर भी हम चैन अपना नहीं बिछा सकते, या रिवर पॉन्ड आ गया तब पर भी हम अपना चैन नहीं बिछा सकते। ऑब्स्ट्रैकल इन चैनिंग है सर। और ऑब्स्ट्रैकल इन बोथ रेंजिंग और चैनिंग दोनों ऐसा क्या है सर जो हम अपना आँख से नहीं तो देख भी सकते हैं और नहीं हम चैन बिछा करके नाप भी सकते हैं। तो सर एगो बिल्डिंग, अब ये बताइए आप कहीं सर्वे कर रहे हैं, आप बीच में आपको एगो बिल्डिंग मिल गया बहुत बड़ा। अब बिल्डिंग मिल गया तो आप बिल्डिंग के इस साइड से उस साइड देख पाइएगा? तो कहिएगा सर हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बिल्डिंग से दिखा ही नहीं पड़ेगा। क्या आप चैन बिछा पाइएगा? तो कहिएगा सर हम बिल्डिंग पर कैसे चैन बिछाएंगे? तो सर हम नहीं तो आँख से देख ही सकते हैं बिल्डिंग के ऊपर से ऊपर, और नहीं हम चैन बिछा सकते हैं। तो सर जो बिल्डिंग है ना, जो रेंजिंग का भी ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है और चैनिंग का भी काम कर सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं सर एरर आ गया तो क्या करें?
तो देखिए एरर का फॉर्मूला क्या होता है, एरर बराबर क्या होता है, तो सर मेजर लेंथ माइनस ट्रू लेंथ होता है। कहने का मतलब है ना सर कि हम लोग कितना मेजर किए और कितना मेरा सही लेंथ होना चाहिए। देखिए अगर आप मेजर जैसे देखिए आप सही लेंथ मान के चले कि 10 मीटर था, 10 मीटर मेरा सही लेंथ है, अब मेजर कर लिए हम 12 मीटर, तो बताइए ज़्यादा मेजर कर लिए ना जी, तो एरर कितना आया 2 मीटर आया। तो एरर अगर पॉजिटिव हो रहा है तो करेक्शन जो हम लगाएंगे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर हम मेरा ओरिजिनल 10 है, मेजर कर लिए 8 मीटर, तो 10 माइनस 8 घटाइएगा, 8 में से 10 घटाइएगा तो -2। अब एरर नेगेटिव है यानी 2 मीटर कम मेजर कर लेते हैं, करेक्शन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एरर इन लीनियर मेजरमेंट, लीनियर देखिए सबसे पहले एरर इन इंस्ट्रूमेंट, एरर इन चैन सर्वे, चैन सर्वे में कौन कौन एरर हो सकता है, तो पहला तो सर इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, मेरा इंस्ट्रूमेंटे खराब होगा, दूसरा नेचुरल एरर होगा और तीसरा पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर कहने का मतलब है ना सर कि जो हम जैसे जो इंस्ट्रूमेंट ले गए उसका लंबाई कम, जैसे 30 मीटर का हम चैन ले गए, ठीक है, 30 मीटर के एक्चुअल लेंथ तो 30 मीटर होना चाहिए, इसका 2 पॉसिबिलिटी बनता है, चाहे तो ये शॉर्ट हो गया होगा, लेस देन 30 मीटर हो गया होगा, या ग्रेटर देन 30 मीटर हो गया होगा। तो ये जो एरर है, एरर हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये जो एरर आया ये कैसा एरर होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेचुरल एरर। नेचुरल एरर की मतलब क्या होता है, देखिए एरर यहाँ लिख देते हैं नेचुरल एरर। देखिए नेचुरल एरर क्या हो सकता है, जैसे देखिए टेप जो बनाया गया है ना उसका जो टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस है, और जो आप मेजर करने गए हैं तो वहाँ हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए कोई भी चैन या टेप को 30 डिग्री सेल्सियस पर बनाया गया था, अब मेजर कर रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो एरर आएगा ना जी। तो ये एरर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल एरर। आप बोलते हैं ना, देखिए पर्सनल एरर क्या होता है, आगे हम आपको बताते हैं। देखिए तीसरा जो एरर होता है वो कैसा एरर होता है, पर्सनल एरर। अब कहिएगा सर पर्सनल एरर क्या होता है, जैसे देखिए अब चैन सर्वे करेंगे, 30 मीटर का चैन भी है, मान को चले कि 27 डिग्री सेल्सियस पर बनाया गया, तो 27 डिग्री सेल्सियस क्या है, लेकिन रीजन क्या है, जैसे कि पर्सनल एरर क्यों आता है, 30 मीटर का चैन है तो 30 मीटर का चैन भी है भैया, 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन एरर आने का रीजन है ना कि बीच में आपको कोई दिख गया, जिसके कारण आपको ध्यान भटक गया। जैसे देखिए बहुत बार नहीं होता है जी कि बहुत जा रहा है, बहुत अट्रैक्टिव आदमी दिख गया, आपको लग रहा है कि अरे यार कैसा आदमी जा रहा है, कैसा कपड़ा पहना हुआ है, जिसके कारण आपको ध्यान भटक गया। आपका ध्यान भटकने की वजह से जो एरर आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैसा एरर, पर्सनल एरर। ठीक है। पर्सनल एरर कहने का मतलब इंस्ट्रूमेंट भी मेरा सही है सर, जितना नेचुरल मैंने टेम्परेचर पर बनाया गया वो भी सही है, लेकिन बहुत अट्रैक्टिव आदमी दिख जाने की वजह से मेरा ध्यान गया भटक, और जो मेरा काम कर रहा है तो उसमें आ गया एरर। ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ एरर इन लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट में क्या होता है, क्यूमुलेटिव एरर को हम लोग सिस्टमेटिक एरर कहते हैं, इक्वायर इन सेम डायरेक्शन एंड टेंड टू एक्यूमुलेट होता है। एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ का होता है। कंपनसेटिंग एरर को एक्सीडेंटल या रैंडम एरर कहते हैं। नॉट इक्वायर इन सेम डायरेक्शन में इक्वायर नहीं होता है। कंपनसेटिंग एरर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √L होता है। फॉलो ऑफ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। कंपनसेटिंग एरर है जो कौन किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करता है। चलिए थोड़ा सा एक टॉपिक्स और देख लेते हैं, इसके बाद फिर अब कल बात करेंगे। यहाँ से हाँ देखिए, हम देखिए टाइप्स ऑफ एरर इक्वायर ड्यूरिंग सर्वेइंग। सर्वेइंग के कारण कौन कौन एरर हो सकता है, केस और एरर। देखिए इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप। इनकरेक्ट लेंथ ऑफ टेप के कारण कौन एरर आएगा, क्यूमुलेटिव एरर आएगा, जो कि प्लस और माइनस दोनों भी हो सकता है। बैंड रेंजिंग, क्लोजिंग ऑफ चैन रिंग और मोड की वजह से क्यूमुलेटिव आएगा, लेकिन बैंड रेंजिंग की वजह से ओनली पॉजिटिव आएगा। टाइप नॉट स्ट्रेच मैंने पूरी तरह से टाइट नहीं हुआ हॉरिजॉन्टल, जिसके कारण एरर आएगा, क्यूमुलेटिव प्लस होगा। टाइप नॉट स्ट्रेच टाइट बट
बूथ इंड लाइन द क्यूमुलेटिव प्लस होगा। एरर ड्यू टू टेम्परेचर के कारण क्यूमुलेटिव प्लस और माइनस हो सकता है। उसके बाद देखिए वेरिएशन इन पुल क्यूमुलेटिव प्लस माइनस हो सकता है। उसके बाद एरर ड्यू टू सैग क्यूमुलेटिव प्लस होगा। एरर इन मार्किंग टेप लेंथ के कंपनसेटिंग होगा, प्लस और माइनस होगा। डिस्टर्बिंग आयरो आफ्टर द सेट करने की वजह से, सेट करने के बाद मेरा आयरो डिस्टर्ब हो गया तो उसको भाई एरर नहीं कहेंगे, ब्लंडर मैंने बहुत भारी गलती हम कहेंगे। और एरर इन रेंजिंग ऑफ टेप ये भी मिस्टेक होगा। और करेक्ट काउंटिंग ऑफ टेप, अगर आप सही काउंटिंग टेप ना किया तो वही ब्लंडर गलती होगा। और केयरलेस होल्डिंग और मार्किंग कंपनसेटिंग प्लस और माइनस हो सकता है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।